अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज हाइपरटेंशन। अब बेसिकली हाइपरटेंशन होती क्या है कि जब ब्लड प्रेशर जो हमारा नॉर्मल होता है 90/130, जब वो उससे हमेशा इंक्रीज रहता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नॉर्मल होता है उससे हमेशा इंक्रीज रहता है और इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि हमें इसका पता नहीं चलता, लेकिन इसके जो कॉजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जब सिम्टम्स हैं वो बहुत कम हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास सिर्फ दो आती हैं टाइप्स, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब जो प्राइमरी है ना वो बेसिकली 90 से 95% कॉज कवर करती है और इसमें कोई सिंगल कॉज नहीं होती, इसकी मल्टीपल कॉजेज होती हैं जैसे कि एज है, जेनेटिक्स है, ओबेसिटी है, हाई सॉल्ट इनटेक है। और जो सेकेंडरी है ना उसमें बेसिकली हमारे पास डिफरेंट किसी भी चीज़ की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है, जैसे कि किडनी डिजीज की वजह से, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से, स्लीप एपनिया एंड सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से। मूविंग टू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब सबसे पहले जो हाइपरटेंशन की टर्म है ना वो 2600 बीसी में चाइनीज जो थे उन्होंने हमें सोल्ट का हार्ट पल्स के साथ इंट्रैक्शन बताया था। देन 7th सेंचुरी में जो फर्स्ट बीपी मेजरमेंट थी वो हुई थी और उसके बाद 19th सेंचुरी में बीपी का डिफरेंट डिजीज के साथ लिंक बताया गया था कि ब्लड प्रेशर की वजह से डिजीजेस कैसे फैलती हैं। और मॉडर्न एरा में जो WHO है उसने एस्टैब्लिश किया है बीपी की गाइडलाइंस। नेक्स्ट, मूविंग टू द डिफरेंस बिटवीन, अब अच्छा ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन ये दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन लोग इसको हमेशा एक साथ जोड़ देते हैं। हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर जब ज्यादा इंक्रीज रहता है और परसिस्टेंट इंक्रीज रहता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब जो ब्लड प्रेशर है वो तो एक नॉर्मल टर्म है जो कि हमारे आर्टरीज पे ब्लड में प्रेशर करवाना है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, लेकिन जो हाइपरटेंशन है वो एक ऐसी टर्म है कि जिसमें ब्लड प्रेशर हमारा परसिस्टेंट इंक्रीज रहता है, 130 से ज्यादा रहता है। ये एक वाइटल टर्म है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी की मूवमेंट, मतलब ब्लड की जो मूवमेंट है वो किस तरह की है और सब कुछ जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। लेकिन जो ये टर्म है ये तो डिफरेंट डिजीज की वजह से होती है और आगे भी इसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस फैलती हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू द पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, अब इसमें आ जाता है कि हाइपरटेंशन बेसिकली होती क्यों है। इसमें कुछ कॉजेस आते हैं जिसमें रीनल सोडियम रिटेंशन। अब सोडियम की जो एक्सप्रेशन है वो डाउन हो जाती है और ब्लड जो है उसमें सोडियम की एक्सप्रेशन मतलब कि डाउन हो जाती है और वाटर रिटेंशन की वजह से जो फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, रास एक्टिवेशन। अब जो रास एक्टिवेशन है ये बेसिकली तब होती है जब हमारा ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो किडनी है वो रेनिन को रिलीज करवाती है और रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 2 को स्टिमुलेट करवाता है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है वैसोकंस्ट्रिक्शन। आपको पता है वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो बीपी इंक्रीज कर जाएगा। और जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो है एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करवाना। एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो है सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन। जब ये सब कुछ होगा तो एक तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाएगी और ब्लड का लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वैस्कुलर रिमॉडलिंग होगी और हाइपरटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है, हमें पता है सिंपैथेटिक सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस होता है। उसमें हार्ट रेट को काफी इंक्रीज हो जाता है जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है और रीनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाया अभी कि रास एक्टिवेशन हो जाती है जिसकी वजह से वेसल डैमेज होती है और हाइपरटेंशन कॉज होता है। उसके बाद एक और आ जाता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन। इसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं वो बन जाती हैं, एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब मैं आपको रास मैकेनिज्म एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा जिसमें किडनी से सबसे पहले रेनिन रिलीज होता है और लिवर से एंजियोटेंसिन रेनिन बनता है और उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में जिस पे एंजाइम एक्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब उसका जो फंक्शन होता है वो क्या करवाता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। जैसे कि आपको पहले बताया था एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट करता है और जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसे एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, इससे सोडियम रिटेंशन होगी और इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी जिससे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और देन हम आपको बताया था कि जहाँ पे इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन होती उसकी वजह से प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उससे भी हाइपरटेंशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स कार्डियक पैथोलॉजी हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया कि ब्लड वेसल जो हमारे वो थिकन हो जाती है, ठीक है, ब्लड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो जो हार्ट है वो इजीली पंप ब्लड को नहीं कर पाता। जब वो पंप नहीं कर पाता तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, जो हमारे हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर,
अब जो लेफ्ट है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि वो थिक हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्यों? ओवरलोड की वजह से। इसमें होता क्या है कि बॉल की थिकनेस हो जाती है, फिब्रोसिस हो जाता है और इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन हो जाते हैं, जिससे हमारे पास हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है और अरिथमियास हो जाती हैं और सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। अब 20 to 40% जो है ना, यही हाइपरटेंसिव पेशेंट में होता है। अब इस डायग्राम में ये शो करवा रहा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन होने से जो नॉर्मल हार्ट है वो उसमें आपको जैसे बताया कि कंपनसेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब हाइपरट्रॉफी होगी, जब इसी हार्ट के साथ हम फर्दर ब्लड को पंप करवाते रहेंगे और वो फैक्टर्स आते रहेंगे, तो जो हार्ट है उसमें डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीनल हाइपरटेंशन, मींस के हाइपरटेंशन के किडनी पे क्या इफेक्ट है। उसमें भी हमारे पास आता है जब लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन होता है, तो जो किडनी में हमारे पास स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स होती हैं उनको ब्लॉकेज हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से होता है रीनल इस्कीमिया, मींस के किडनी पे हमें सही तरह से ब्लड नहीं जा पाएगा। उसके अलावा ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाता है, जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, जो उसका ट्यूबुलर पार्ट होता है किडनी का वो भी डैमेज हो जाता है, जो नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस हो जाता है। नेक्स्ट जो उसकी पैथोजेनेसिस है, जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेस इंक्रीज होगा वेसल्स पे और एंडोथेलियल डैमेज हो जाएगा, और फिर प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज जो है उससे क्या होगा, हायरिंग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब इसमें आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास है बिनाइन हाइपरटेंशन नेफ्रोस्क्लेरोसिस एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। अब हम देखते हैं सेरेब्रल हाइपरटेंशन, मींस के हाइपरटेंशन के ब्रेन पे क्या इफेक्ट होंगे। आपको बताया कि इससे स्ट्रोक भी कॉज होता है। उसकी वजह क्या है कि जो स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज होती हैं ब्रेन में, डीप ब्रेन में, उनको ही डैमेज करवाता है हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से होता क्या है, लेक्यूनर इंफार्क्ट्स होते हैं, इंट्रासेल्युलर हेमोरेज होता है और हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी होती है। अब सेरेब्रल स्ट्रोक जो है वो दो टाइप्स का होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक। अब मैंने आपको बताया कि जो डीप ब्रेन में आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक मींस के जो ब्रेन है वहां तक ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता, और हेमोरेजिक स्ट्रोक मींस के ऐसा होता है कि आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आउटसाइड मूव करना शुरू कर देता है, और इसको हम कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कॉमन सिम्पटम्स ऑफ हाइपरटेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन का जो साइंस है वो बहुत कम होते हैं, मींस के सिम्टम्स इसके बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। लेकिन तब पता कब चलता है, जब इसने जो बॉडी को है वो डैमेज दे दिया होता है। अब इसके जो सिम्टम्स है उनमें एक तो फ्रीक्वेंट हेडेक्स आ जाते हैं, कि मींस जब इंसान सुबह सो के उठता है तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो उसको है हेडेक होता है। उसके अलावा ब्लड और डबल विजन हो जाता है, कि जो आई की जो वेसल्स होती हैं ना उनके डैमेज हो जाने की वजह से जो इंसान का जो विजन है वो क्लियर नहीं होता या डबल विजन हो जाता है। उसके अलावा डिजीनेस और लाइटनेस आ जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, मींस के ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट या लंग्स वगैरह की कोई भी अगर मसला होगा तो हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा। अब हाइपरटेंशन के पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस फिर ऐसे होता है कि वो बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, जिनमें जो हमारे मेन कॉम्प्लिकेशन है उनमें कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। ऐसे आपको मैंने बताया कि जो हार्ट है वो जब इसी हाइपरटेंशन स्टेट में जब ब्लड को पंप करता है तो उससे क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिक हो जाता है। उसके अलावा आर्टरीज जो है वो थिक हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं। उसके अलावा क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है ऑर्गन्स की तरफ, क्योंकि इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड वेसल्स थिकन हो जाती हैं और वो ब्लड को इजीली फ्लो नहीं करवा पाती। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरेब्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। अब जैसे आपको मैंने बताया कि स्ट्रोक हो जाता है ब्रेन में, ब्रेन की जो आर्टरीज और आर्टरियोल्स हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं, या फिर उनमें प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता, इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से सेरेब्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। नेक्स्ट रीनल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो किडनी के हमारे पास स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो जब डैमेज हो जाती हैं तो किडनी में भी डिफरेंट जो डिजीज होती हैं, जिसमें क्रोनिक किडनी डिजीज आ जाती है, प्रोटीन यूरिया आ जाता है कि हमारा जो यूरिन है उसमें प्रोटीन आ जाता है। उसके अलावा फ्लूइड एंड सॉल्ट रिटेंशन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।